तो जब आप छोटे थे स्कूल्स में शायद एक एक्टिविटी आपने करी होगी, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को कट करके बेंच के ऊपर रख के फिर एक पेन को हेयर में रब करना, और फिर उस पेन के साथ उन पीसीज ऑफ पेपर को पेन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करना, एंड इट डेफिनेटली यूज टू अपीयर वेरी मैजिकल एट दैट टाइम। डेफिनेटली आपको उस चीज़ का रीज़न नहीं पता होगा, बट देखने में अच्छा लगता था कि हाँ कुछ अजीबोगरीब सा हो रहा है ना। एंड इवन ऑफ अगर हम बात करते हैं लाइटनिंग इन द स्काई की, तो ये जो दोनों ही फिनोमिना हैं, कागज़ को अट्रैक्ट करना है ना, या फिर लाइटनिंग इन द स्काई, इनका जो फंडामेंटल रीजन है दैट इज समवट रिलेटेड टू द चार्जेस, जिसके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो कि जो चार्जेस होते हैं इधर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। अगर कोई एक ऐसी बॉडी हम मान लें जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, उस तरह की बॉडी को क्या बोला जाता है? वी कॉल इट अ न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो नेट चार्ज रहेगा वो जीरो रहेगा, बिकॉज जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। सही है, ओके। अब देखो, वैसे तो जनरली सेइंग कि जो हर एक कोई भी कंपाउंड बॉडी की बात कर लेते हैं ना, बड़े से साइज की बॉडी है, उसके ऊपर जो नेट चार्ज रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी जीरो। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस हम उसके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करते हैं, राइट। व्हाट आई मीन इज कि अगर आप किसी एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के साथ लेट से रब करते हो, ठीक है, तो ये जो ये रबिंग का प्रोसेस है इसमें यस डेफिनेटली कुछ चार्ज का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है ना। मान लेते हैं अगर एक बॉडी है, कोई बॉडी ए किसी भी मटेरियल की बनी हो सकती है, ये कोई दूसरी बॉडी है भी, ये किसी और डिफरेंट मटेरियल की बनी हो सकती है, एंड लेट्स से अगर हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ किया है रब, तो डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या तो ए से बी की तरफ होगा, या फिर डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर बी से ए की तरफ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप बॉडीज किस तरह की चूज कर रहे हो, उनका नेचर कैसा है, वो कौन से मटेरियल से बनी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज को अगर अलग अलग मटेरियल्स के साथ करके देखा गया तो उनकी एक सीरीज को इस तरह से बनाया गया जिसको बोला जाता है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, जो कि हमें ये बताती है कि कौन सी बॉडीज ऐसी हैं जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहती हैं, इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, और कौन सी ऐसी बॉडीज हैं, कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं। सो लेट्स से कि हम दो बॉडीज लेते हैं, हम ग्लास को रब करते हैं विद द सिल्क क्लोथ। ठीक है, ग्लास की रोड को सिल्क के कपड़े के साथ हमने रब करा, तो क्या होगा? जो ग्लास है वो इस ट्राइबल इलेक्ट्रिक सीरीज में ऊपर की तरफ आ रहा है, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, तो ग्लास इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और ट्रांसफर किसकी तरफ करेगा? सिल्क की तरफ, बिकॉज ग्लास के मुकाबले ये नीचे की तरफ है। ठीक है, दोनों को आपने कंपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि अगर रेड में है तो इसका मतलब लूज है, ग्रीन है तो इलेक्ट्रॉन, वो तो थोड़ा जस्ट ग्राफिकली ज़्यादा अच्छा अपीयर हो इस तरह से, इसलिए इसको आमतौर पे लिखा जाता है। ठीक है, अदरवाइज अदर आपने जस्ट उनकी जो रिलेटिव पोजीशनिंग है उनको देखना है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। ग्लास जो है वो ऊपर की तरफ है, जो सिल्क है वो नीचे की तरफ आ रहा है, सो डेफिनेटली जो ग्लास है वो लूज करेगा, जो सिल्क है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए जो सिल्क है इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, एंड ग्लास क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपने से डोनेट कर दिया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की अब कमी हो चुकी है, इसलिए इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ, लेट से एक पीवीसी की रॉड लेता हूँ, अब यहाँ पे प्लास्टिक का मटेरियल है पीवीसी, उसको अगर मैं रब करके देखता हूँ एक और सिल्क के कपड़े के साथ, तो फिर क्या होगा? अब जो सिल्क है वो ऊपर की तरफ है, अब सिल्क की ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, पीवीसी नीचे की तरफ है तो इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। अब सिल्क से ट्रांसफर होगा पीवीसी की तरफ, हेंस जो पीवीसी है इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड सिल्क विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। इसी चीज़ के रिलेटेड एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी है जिसमें आप सिल्क क्लोथ को सबसे पहले तो ग्लास की रोड के साथ रब कर रहे हो। जब आपने ऐसा करा तो आप देखो जो ग्लास की रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, जैसा अभी हमने देखा। फिर एक और ग्लास रॉड के साथ वैसा करके देखा, वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। एंड अब बिकॉज दोनों ग्लास रॉड के ऊपर सिमिलर चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो जब आप इन दोनों को पास लेके आओगे तो आपको रिपल्शन देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर। सिमिलरली जब हमने प्लास्टिक रॉड के साथ भी ऐसा करके देखा, दो प्लास्टिक रॉड्स हैं, एक को हमने हवा में लटका रखा है विद द सिल्क थ्रेड, दूसरे को अलग से हमने इस प्लास्टिक रॉड के पास लेके आए, दोनों को सिल्क के क्लोथ के साथ बिकॉज हमने रब करा, तो दोनों के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, यहाँ भी लाइक चार्ज है, यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगी? रिपल्शन देखने को मिलेगी। बट यहाँ थर्ड केस में आपने थोड़ा सा डिफरेंट करके देखा,
सिल्क के थ्रेड के साथ आपने हवा में लटका रखा है एक ग्लास की रोड को, उसको जब आपने सिल्क के कपड़े के साथ रब करा उसके ऊपर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, बट एक प्लास्टिक की रोड को जब आप रब करोगे उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब जब आप इस प्लास्टिक की रोड को ग्लास के रॉड के टुवर्ड्स लेके जाओगे तो रिपल्शन नहीं होगी, बल्कि ग्लास की रॉड प्लास्टिक रॉड के पास आना चाहेगी, अट्रैक्शन होती है, बिकॉज यहाँ पे अनलाइक चार्जेस हैं एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इससे बहुत अच्छे से हमें क्लैरिटी होती है इस एक्टिविटी से कि किस तरह से जो चार्जेस हैं या स्पेसिफिकली सेइंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। Now let's have a look at basic properties of the electric charges. The first one is additivity of the charges. जो चार्जेस होते हैं उन्हें ऐड करना बहुत आसान है बिकॉज दे आर स्केलर क्वांटिटीज। एज यू मस्ट नो कि दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटीज। देयर आर टेंसर क्वांटिटीज एज वेल, बट उसको फिलहाल इस कैटेगराइजेशन में मैं नहीं रखना चाह रहा टू मेक द थिंग्स सिंपलर। सो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में से जो चार्ज है वो स्पेसिफिकली किस तरह की क्वांटिटी है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इनको ऐड करने के लिए हमें किसी फैंसी मेथड की ज़रूरत नहीं होती है, इन्हें ऐड करना बहुत आसान है, जैसे हम सिंपल नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसा कि मान लो एक बॉडी है यहाँ पे, पहले हमने इसके ऊपर जो ट्रांसफर करा लेट्स से सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब जो चार्ज है उसकी जो यूनिट्स होते हैं दे आर कूलम्ब, है ना। तो मान लेते हैं फिलहाल हमने 0.1 कूलम्ब का चार्ज पॉजिटिवली इसके ऊपर ट्रांसफर करा, पॉजिटिव चार्ज को। देन मान लो मैंने नेगेटिव चार्ज कुछ इसके ऊपर ट्रांसफर करा है विच इज -0.2 कूलम्ब ऑफ द चार्ज। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ इसके ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज है या कितना चार्ज ट्रांसफर किया गया है, तो आप क्या करोगे, इस चीज को Q1 मान लोगे, इस चीज को Q2 मान लोगे। जो चार्ज है उसका जो सिंबल होता है जनरली Q से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड जो टोटल चार्ज रहेगा जितना हमने उसके ऊपर ट्रांसफर करा वो जस्ट इन दोनों का क्या रहेगा, सम रहेगा। तो डायरेक्टली इनको हम इस तरह से ऐड कर देने वाले हैं। सो प्लस का है 0.1 कूलम्ब एंड माइनस का है 0.2 कूलम्ब। सो यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज उसके ऊपर ट्रांसफर हुआ वो कितना हो जाने वाला है, माइनस का 0.1 कूलम्ब चार्ज। तो इस तरह से ओवरऑल चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करके, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। चार्ज की अगली प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज है इट इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का क्या मतलब है कि जैसा आपने चार्ज दे दिया एक बॉडी को उतना ही रहेगा उसके ऊपर, कंसिडरिंग कि जिस सिस्टम में आप रख के चल रहे हो उस चार्ज बॉडी को, वो कैसा सिस्टम है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब है कि उस बॉडी के साथ किसी और चीज़ का कोई लेना देना नहीं है कि आप किसी और चीज़ से उसको कनेक्ट कर दो, फिर तो ऑब्वियस ही बात है कि चार्ज किसी ना किसी पाथवे से भाग के दूसरी तरफ जा सकता है, ठीक है। दैट इज सेपरेट थिंग, वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं कहलाएगा। देखो समझते हैं इस चीज़ को कि मान लेते हैं यहाँ पे एक स्फेरिकल कोई मेटेलिक बॉल है जिसको बिल्कुल एक बहुत अच्छे इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर आपने इस तरह से फिट कर रखा है, ठीक है। यू हैव समथिंग लाइक दिस। तो अब आपने क्या करा, इस स्फेरिकल बॉल को, मेटेलिक बॉल को लेट्स से किसी मेथड से पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, कुछ इस तरह से सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैज बीन गिवन टू दिस बॉडी, ठीक है। एंड इसको आपने रख दिया किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम, सही है ना। आइसोलेटेड का मतलब ही यही है कि ये बिल्कुल अकेला है, इसके साथ कोई और मेटल की कोई तार नहीं कनेक्टेड है, कोई और बॉडी इसके टच में नहीं है, देयर इज नथिंग, ठीक है। इवन और अच्छा कंसिडर करने के लिए मान लो बिल्कुल वैक्यूम है अंदर, देयर इज नॉट इवन एयर प्रेजेंट इनसाइड दिस बॉक्स, ठीक है। अगर है तो सिर्फ ये मेटल की बॉल जिसके ऊपर ये चार्ज है और ये इंसुलेटेड स्टैंड, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर छोटे से बॉक्स में, ऐसा कंसिडर करके चलो। तो जितना मैंने इनिशियली चार्ज दिया होगा ना इस मेटालिक बॉल को उतना ही मिलेगा, चाहे मैं 1 साल बाद देखूं चाहे मैं 10 साल बाद देखूं, ये चार्ज कहीं भागने नहीं वाला, सही है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय चार्ज इज कंजर्व्ड। एंड इवन मोर इंटरेस्टिंगली नेचर कभी कभार पता क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पे मेंशन भी है आपके डीके का, राइट, इसको पढ़ना खुद से, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ यहाँ पे। बीटा डीके कहते हैं इस चीज़ को, कि जो हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं ना उसमें क्या होता है सर्टेन केसेस में, जो न्यूट्रॉन होता है, जब बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर लेट से न्यूक्लियस के अंदर, तो ये न्यूट्रॉन डिके होके एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है अपने आप, और एक इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है, और साथ में एक और पार्टिकल
बनता है जिसे बोला जाता है एंटी न्यूट्रिनो, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है ये। ठीक है, समझ रहे हो? बहुत सरप्राइजिंग चीज हो रही है यहाँ पे। एक न्यूट्रॉन गायब हो गया और उसकी जगह पे इमेजिन करके देखो ये तीन चीजें पैदा हो गई। ठीक है, बट बिकॉज इनिशियली जो न्यूट्रॉन था उसके ऊपर कितना चार्ज था? 0 चार्ज था। तो इसलिए जो तीन प्रोडक्ट्स बने हैं इनके ऊपर भी टोटल जो चार्ज है वो 0 ही होना चाहिए। चार्ज कंजर्वेशन का ये मतलब है ओवरऑल आप चार्ज को ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जितना ओरिजिनली चार्ज है उतना ही आपको फाइनली यहाँ पे मिलना चाहिए। तो देखते हैं क्या नेचर में एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। प्रोटोन जो है यार इसके ऊपर तो पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या बात हुई? बट ये देखो जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो जो होते हैं दे आर चार्जलेस पार्टिकल, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एंड इंटरेस्टिंगली इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो भी सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर पॉजिटिव है बट ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, इसके ऊपर नेगेटिव है ये थोड़ा सा नेगेटिव था, तो कुल मिला के ओवरऑल ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज रहता है वो कितना होता है? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, इतना नेगेटिव चार्ज। और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज रहेगा वो कितना रहता है? वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज रहेगा। आप देख रहे हो ना, वैल्यू बिल्कुल सेम है, डिफरेंस है सिर्फ साइन का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। सो ओवरऑल यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड पे भी 0 चार्ज ही आपको मिल रहा है। सो हाउ वंडरफुल इज दिस, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज से पहले जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, जस्ट डिफरेंस होता है साइन का। इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव, प्रोटॉन इज नेगेटिव, अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का। इतने मैग्नीट्यूड को हम आमतौर पे इसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल ई से। ठीक है, ई अमाउंट ऑफ चार्ज, इतना चार्ज होता है। एंड अगर कोई आपके पास बॉडी है, कोई बहुत छोटे साइज की भी हो सकती है या थोड़ी बड़ी मैक्रोस्कोपिक कॉन्टेक्स्ट में भी बॉडी हो सकती है बड़े साइज की, तो जितना भी चार्ज आप इसके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो, मान लो किसी तरह से आपने इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा मर्जी कुछ चार्ज ट्रांसफर करा, ठीक है, एंड उस चार्ज को लेट से हमने स्मॉल क्यू से डिनोट कर दिया, जितना ओवरऑल चार्ज हमने ट्रांसफर करा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता कि जो चार्ज आपने उसके ऊपर ट्रांसफर करा होगा वो ऑलवेज इस क्वांटिटी का इंटेग्रल मल्टीपल होगा। दैट मीन्स n मल्टीप्लाइड बाई ई की फॉर्म में होगा, वेयर n कैन बी एनी इंटीजर। इंटेग्रल मल्टीपल का ये मतलब है, अब जो इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0 भी हो सकता है। बट फ्रैक्शन नहीं होगी, डेसिमल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी बॉडी के ऊपर जो आपने चार्ज ट्रांसफर करा वो इस ई का लेट्स से 2/5 टाइम्स हो। ठीक है ना? या ऐसा नहीं हो सकता 0.7 टाइम्स ऑफ ई आपने चार्ज ट्रांसफर कर दिया किसी बॉडी के ऊपर, या इवन 7.7 टाइम्स ई चार्ज ट्रांसफर कर दिया किसी बॉडी के ऊपर। दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी नंबर ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो मैंने बोला 3e, इट कैन बी 4e, इट कैन बी -5e, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस टर्म क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है कूलम्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत फंडामेंटल लॉ है, जो कि हमें ये बताता है कि अगर वैक्यूम में 2 पॉइंट चार्जेस को रखा हो जिनका जो मैग्नीट्यूड है लेट्स से Q1 एंड Q2 है, एंड लेट्स से उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल r। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन इन दोनों का नेचर कैसा है कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, है ना, लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, तो उनके बेसिस पे इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन वगैरह हमें देखने को मिलेगी। लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगा, अनलाइक हैं तो अट्रैक्शन होगा। बट उस लगने वाली फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा वो हमें बताता है ये वाला लॉ, कूलम्स लॉ। ठीक है, सो कूलम्स लॉ सेज दैट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि उनको अगर हमने रेस्ट पे रखा है तो उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के ऊपर। दैट मीन्स जो एफ रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 के, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट का मतलब ये। सेकेंडली, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, 1/r² के हिसाब से वेरी कर रही है। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। कुछ ऐसा रिलेशन मिल रहा है ना। यहाँ पे लिखते हैं इसको, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। एंड यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको अगर हटा के आप इक्वल टू में लिखोगे तो आपको इस पार्ट को Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी कांस्टेंट के साथ, विच इज लेट्स से पहले सिंप्लीफाइड वे में K लिख देते हैं। एंड K की वैल्यू जो है कूलम्स लॉ में वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय, बाकी सारा बिल्कुल सेम लिख रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। सो कुल मिला के लास्ट में ये रिजल्ट हमारे पास आता है। दिस इज नोन एज द स्केलर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। ठीक है, स्केलर फॉर्म का मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन हमें नहीं बताने वाला ये वाला पर्टिकुलर एक्सप्रेशन अगर मैंने इस तरह से लिखा हुआ है तो। ओके, मोर ओवर जो ये एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी विच विल बी स्पेसिफिकली फॉर द वैक्यूम। अगर वैक्यूम ना हो, कोई और मीडियम हो, तो यहाँ पे हमें उस मीडियम की परमिटिविटी रखनी पड़ेगी। तब हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन उस मीडियम का मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, अदरवाइज जो भी मीडियम है उस मीडियम का जो एप्सिलॉन रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मोरओवर जो ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसकी खुद की जो वैल्यू है उसे याद हमें जनरली नहीं रखना पड़ता, बिकॉज आमतौर पे इस पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम याद रख के चलते हैं। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ यूनिट्स इसके क्या हो जाएंगे, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। ऐसा क्यों, बिकॉज एफ को मैंने लिखा के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, है ना, जो ये के है इस फॉर्म में लिखा ना, के खुद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है पूरा, तो जनरली मैंने इसको ऐसे लिख दिया। के यूनिट्स फाइंड करने हैं तो F मल्टीप्लाइड बाई जो R स्क्वायर के यूनिट्स होंगे डिवाइडेड बाई चार्ज हैं दो, तो चार्ज का स्क्वायर ही होगा एक तरह से अगर मैं यूनिट के हिसाब से सोचूं तो दैट कैन बी रिटन एज के इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। सही है, तो के यूनिट्स जो होंगे, एफ के जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन्स हैं, आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, और चार्ज के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कूलम का स्क्वायर। तो यहाँ से के जो यूनिट्स हैं वो ये बनते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में आने वाली है ये डायरेक्ट वैल्यू, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड अगेन ध्यान देना है कि दिस इज फॉर द वैक्यूम ओनली। हमारा अगला टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो कूलम लॉ हमें फोर्स बता रहा है उसको भी हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उससे हमें ना सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा बट साथ के साथ उसका डायरेक्शन भी पता लगेगा फोर्स का, है ना। तो इसे किस तरह से लिखा जाता है, लेट्स सी। सो लेट्स से आपके पास दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 Q2 बिल्कुल रेस्ट पे ये वैक्यूम में किसी दो अलग अलग लोकेशंस पे रखे गए हैं। तो कहीं पे भी आपने इस तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करके एक ओरिजिन को मान के उसके विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस को देखा दोनों चार्जेस का, एंड उनको लिखा R1 एंड R2।
ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं सेम चीज को बोलूं तो मैं कहूंगा कि पोजीशन वेक्टर्स जो हैं इन दोनों चार्जेस के, लेट्स से दे आर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। सही है। व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस जो उनकी आपस में सेपरेशन है? ठीक है, पहले लेट्स से अगर मैं इसको R कह देता हूं, लेट्स से इट्स R वेक्टर। ठीक है, बट इन दोनों के फॉर्म में मैं इसे कैसे लिखूंगा R को? तो देखो इसके लिए क्या है, ये कुछ ट्राइंगल जैसा कुछ बन रहा है आपके पास, जो ये पूरा फिगर है ना। दैट मीन्स हम यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज कर सकते हैं, जो आपने +1 में पढ़ा होगा, विच सेज कि अगर R1 वेक्टर में हम इस R वेक्टर को ऐड करते हैं, ध्यान दो एरोज के ऊपर, अगर इस वेक्टर में मैं इस वेक्टर को ऐड कर रहा हूं तो ये वाला वेक्टर आ रहा है, R2 वेक्टर आ रहा है, ऐसा कुछ। तो कहने का मतलब जो ये R वेक्टर है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, बट असल में क्या है, ये भी लिखना बहुत लेंथी सा पड़ रहा है, इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में अक्सर ऐसे लिखा जाता है, R21 वेक्टर। ठीक है, तो इसको यहां से चेंज करके लेट्स यूज सम डिफरेंट कलर, R21 वेक्टर। ठीक है, चलो तो ये हो गया। उसके बाद जो ये चार्जेस हैं Q1 है और जो ये Q2 है, बाय कन्वेंशन इन दोनों को बहुत छोटे से मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके चला जाता है। तो यहाँ पे भी इस डायग्राम में मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जो ये Q1 Q2 है, एक तो इनका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है एंड सेकेंडली दे बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। हालांकि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अलग भी हो सकते हैं, लाइक चार्जेस, उनको लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मान के चलो कि बिल्कुल क्या है, लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। सो देयर विल बी ए रिपल्शन बिटवीन देम। ठीक है, अब जो ये फोर्स होगा इन दोनों के बीच में लगने वाला, वो लगेगा इसी लाइन के अलोंग, जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ में, कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, दैट एक्ट्स बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, सो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो Q1 रिपल्शन फील करेगा इस डायरेक्शन में, और जो Q2 है ये फोर्स फील करेगा, रिपल्शन फील करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। अब इन फोर्सेस को भी हमें कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। अब देखो जो ये वाली फोर्स है जो Q1 के ऊपर लग रही है, तो मैं यहां लिख रहा हूं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 पहला चार्ज बिकॉज ऑफ Q2 सेकेंड चार्ज की वजह से, उसको मैं लिखूंगा F12 वेक्टर। नोटेशन ये बहुत ध्यान से देखना है कि पहला चार्ज इस फोर्स को फील कर रहा है, और किसकी वजह से फील कर रहा है, सेकेंड चार्ज की वजह से फील कर रहा है। इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, पहला नंबर जो फील कर रहा है चार्ज, सेकेंड नंबर जिसकी वजह से फोर्स फील हो रही है। तो इस फोर्स को F12 वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ। हम इसको लिखेंगे, देखो, अच्छा पहले यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखा देते हैं। ये जो हो गया, ये हो गया हमारा F12 वेक्टर, एंड सिमिलरली जो ये वाला फोर्स होगा इसको मैं लिखूंगा F21 वेक्टर। मोर ओवर हमें यूनिट वेक्टर्स को भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा। देखो जैसा हमने इसकी डायरेक्शन को दिखाया था R21 वेक्टर, राइट, इसकी डायरेक्शन जो है R21 वेक्टर की, ये कहाँ है, टूवर्ड्स द राइट है। जैसे पहला हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, है ना। तो इसी R21 वेक्टर की डायरेक्शन में एक छोटा सा हम क्या लेने वाले हैं, एक यूनिट वेक्टर लेने वाले हैं, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट का है, बट उसकी डायरेक्शन वही है जो R21 वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इसलिए इस यूनिट वेक्टर को मैं लिखूंगा R21 का ही, इस तरह से कैप के साथ इसको डिनोट किया जाता है। R21 कैप का मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड तो है 1, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो यही है जो R21 वाले वेक्टर की थी। अच्छा, सिमिलरली अगर इधर राइट की टुवर्ड्स, दैट मीन्स Q2 के टुवर्ड्स जो R21 कैप है, अगर मैं उल्टा लूं, अगर मैं यहां पे एक यूनिट वेक्टर लूं तो उसको मैं लिखूंगा R12 कैप। जस्ट हमने नोटेशंस को उल्टा दिया, दैट्स इट। ठीक है,
अब देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे, F12 वेक्टर को कैसे लिखेंगे। गौर करना, पहले इसका आएगा मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म है ना, तो वेक्टर फॉर्म का ये मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे पहले, मल्टीप्लाइड बाय साथ में हम डायरेक्शन लिखेंगे। चलो अब F12 वेक्टर मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा भाई 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, या फिर स्पेसिफिकली मैं ऐसे बोल दूं R21 का स्क्वायर, है ना। अब जो दोनों के बीच की सेपरेशन है उसे R21 लिखा हुआ है, ओके। मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, अब डायरेक्शन किसकी, ये वाली फोर्स की, जो कौन फील कर रहा है, फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड की वजह से। अच्छा, फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड की वजह से फोर्स फील कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, इस तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट, जैसे हम बोल दें थोड़ा सा, है ना। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये कौन सा यूनिट वेक्टर है जो इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, दैट इज दिस वन, है ना। गौर करो, अगर ये कुछ लेफ्ट साइड की तरफ जैसे पॉइंट करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पे हम ये वाली डायरेक्शन लिखने वाले हैं, R12 कैप लिखने वाले हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये नहीं करना कि अच्छा मैं फर्स्ट चार्ज ले रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड लिख के मैं डायरेक्शन ये वाली ले लूँगी पे, नहीं जो फर्स्ट चार्ज है वो डायरेक्शन देखो फोर्स की कौन सी है उसके ऊपर, तो आप यूनिट वेक्टर ये वाला ले लोगे तो उल्टी हो जाएगी कहानी, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो F21 वेक्टर को, तो उसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R21 कैप। मोरओवर इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद फिर आपने एक चीज़ को ज़रूर चेक कर लेना है कि क्या इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक जैसी है, हमेशा होनी चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज वही मतलब है ना इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखने का कि ये जो वेक्टर है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन इस F21 की कौन देगा, ये वाला वेक्टर देगा। सो हमेशा जब भी आप एक्सप्रेशन ऐसे लिखोगे, जैसे ये F12 है, इसकी डायरेक्शन इसके जैसी होनी चाहिए। एंड सिमिलरली एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, F21 वेक्टर जो है, F21 वेक्टर कौन सा है, ये डायरेक्शन आप गौर करो, उसकी डायरेक्शन इसके जैसी होनी चाहिए, R21 कैप के जैसी होनी चाहिए, सही है। सो दैट मेक सेंस। सो दिस इज नथिंग बट द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, जो दोनों एक्सप्रेशन हैं। मोर ओवर ऐसे लिखने से और क्या बेनिफिट है और हमें क्या फायदा मिल सकता है, देखो अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखते हो तो काफी हद तक तो ये मिलते जुलते ही एक्सप्रेशंस हैं, मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम ही है ना। तो कहने का मतलब जितनी फोर्स पहला चार्ज दूसरे के ऊपर लगा रहा है, उतना ही फोर्स सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज के ऊपर लगा रहा है। एंड इस चीज को सुनते ही माइंड में एक चीज आई गेस आई होगी आपके, अगर आपने पढ़ रखा है, दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, 9th क्लास में पढ़ रखा होता है ऑलरेडी हमने इस चीज़ के बारे में, दैट एवरी रिएक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा तो सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड जो है हमें वो डायरेक्टली यहाँ से इन एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि बिल्कुल सेम है। अच्छा, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, अगर आप इन दोनों की बात करोगे R12 एंड R21, वो भी आप देख रहे हो बिल्कुल ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस का यही तो मतलब है, ठीक। और अच्छे से इसी चीज़ को लेट्स से एक्सप्रेशंस में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो R12 और जो R21 कैप है, R21 कैप और R12 कैप आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट R21 जो कैप है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12 कैप। ऐसा लिखने का मतलब यही हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो वैसे इक्वल है, इसलिए हमने इक्वल टू साइन डाला, बट नेगेटिव सिर्फ इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल दिया कि डायरेक्शन दोनों की जो है वो क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है, सही है। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को नाम देते हो, लेट्स से जो ये पहले वाली इक्वेशन है, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में R21 की जगह आप माइनस का R12 रख दो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखो जरा, ये बन जाएगा F12 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल वैसे ही हमने रखा है, कुछ भी वहां पे छेड़खानी हमने नहीं करी, सिर्फ यहाँ पे R21 का जो कैप है, यूनिट वेक्टर जो है, उसकी जगह मैंने लिख दिया ये चीज माइनस ऑफ R12 कैप, और जो माइनस है इसको हम चाहें तो बिल्कुल आगे यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा
कि ये जो जितना भी एक्सप्रेशन आपका माइनस को छोड़ के ये पूरा पार्ट है, ये पूरी ये चीज़ बन चुकी है, आप देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई R12। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता अब F21 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये पूरी जो चीज़ है मैंने इस बॉक्स में बंद करी है, दैट इज नथिंग बट F12 वेक्टर, एंड दिस इज एग्जैक्टली द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है पहले की वजह से, दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ द सेकंड चार्ज। ठीक है, तो ये हमें पता लगा कि इस तरह से अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को लिख के चलूंगा तो मुझे ये भी फर्दर क्लैरिटी होती है इस एक्सप्रेशन से कि इट फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इन्हीं इक्वेशंस को हम कुछ और तरह से भी कभी कभार लिखते हैं, एज यू मे हैव सीन कि कभी कभार इस तरह से रेसिप्रोकल में स्क्वायर ना होके क्यूब वाली कुछ टर्म वहाँ पे लिखी होती है, तो उसको किस तरह से बनाया जाता है। देखो जो ये एक्सप्रेशन है इसमें जो ये यूनिट कैप है हमारा, यूनिट वेक्टर है R12 कैप, एक्चुअल में दिस इज नथिंग बट R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय इसी चीज का मॉडुलस, R12 वेक्टर का मॉडुलस। किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके मॉडुलस से मतलब उसके मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड करते हो तब आपके पास यूनिट वेक्टर ऑब्टेन होता है। ठीक है, या फिर अगर ये चीज़ थोड़ी सी अजीबोगरीब आपको साउंड कर रही है तो ऐसे समझो इस चीज़ को कि R12 वेक्टर जो है ना, अब अगर एक वेक्टर है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि जो इसका मैग्नीट्यूड है दैट मीन्स R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी डायरेक्शन है जो देता होता है R12 यूनिट वेक्टर दैट मीन्स R12 कैप। एंड इसी चीज़ की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस मैग्नीट्यूड को इधर डिवाइड में ले जाऊंगा तो आपके पास यही एक्सप्रेशन तो बन जाएगा। ठीक है, तो बेटर है कि इस चीज़ को डायरेक्टली माइंड में रखा जाए कि जब भी आपने यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट द वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे R12 कैप ना लिख के इसी तरह से R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो कोई हर्ज नहीं है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो ऐसा करने से ये जो एक्सप्रेशन है एक इसमें चेंज हो जाएगा। देखो F12 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सीधा इसको क्या लिख देते हैं ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई R12 कैप है तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का नीचे मैग्नीट्यूड, तो सीधा इसको R12 भी लिख सकते हो। अच्छा अब देखो जब मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो कोई फर्क नहीं है कि मैं चाहे इसको R12 लिखूं चाहे R21 लिखूं, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं। बट हाँ जब वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है R12 वेक्टर, यहाँ पे बहुत केयरफुली आपको डील करना पड़ेगा कि यहाँ गलती से भी इस 12 को मैं 21 नहीं लिख सकता। ठीक है, यहाँ जो है नोटेशन वही रहेगी, मैग्नीट्यूड में आप जैसे मर्जी लिखो। 21 क्यों करा, बिकॉज यहाँ पर भी देखो R21 है और यहाँ पर भी R21 है, तो दैट मीन्स जो ये रिलेशन है ये क्या बन जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, है ना, क्योंकि दो पावर यहाँ पे एक पावर यहाँ पे, पावर्स ऐड होती हैं मल्टीप्लाई में, एंड देन दिस R12 वेक्टर। तो इस तरह से भी हम कभी कभार इस एक्सप्रेशन को लिखना प्रेफर करते हैं। सिमिलरली जो F21 है ये क्या बन जाएगा, F21 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का हो जाएगा क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाई यहाँ कौन सा वेक्टर आएगा, R21 का वेक्टर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अल्टरनेट तरीका हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ का। राइट, द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर दो चार्जेस को हमने r डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा है इन द वैक्यूम तो उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो
इस तरह का होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। सिमिलरली अगर मैं वैक्यूम को हटा के दोनों के बीच में कोई और मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बदल जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की जगह वहां पे एप्सिलॉन मीडियम आ जाता है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है वैक्यूम की। एप्सिलॉन मीडियम क्या है? परमिटिविटी है उस पर्टिकुलर मीडियम की जिसको आपने इंट्रोड्यूस करा। हर एक मीडियम की जो ये एप्सिलॉन है परमिटिविटी है वो डिफरेंट होती है। वाटर की कुछ और होगी, ग्लास की वैल्यू कुछ और होगी, इस तरह से। ठीक है, बट क्या आप ये बता सकते हो इन दोनों फोर्सेस में से कौन सी फोर्स ग्रेटर होगी? विच वन इज ग्रेटर? एंड आंसर इज वैक्यूम के केस में लगने वाली जो फोर्स है, कंसिडरिंग की बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, कंसिडरिंग की मैं चार्जेस को वैसा ही देखो रख रहा हूं, जैसा चार्ज Q2 यहां था वैसे ही यहां पे है, जैसा डिस्टेंस था R वैसा ही दूसरे केस में है। सिर्फ इन दोनों केसेस में डिफरेंस है तो है सिर्फ मीडियम का। तो अगर हम ऐसा करके देखेंगे तो फोर्स वैक्यूम के केस में जो लगेगी वो ज़्यादा लगेगी, मीडियम के केस में लगने वाला जो इंटरेक्शन होगा, जो फोर्स होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज जो मीडियम है वो कुछ ना कुछ ऑपोजिशन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको और अच्छे से समझेंगे आप जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल आप इतना मान के चलो कि अगर वैक्यूम है तो रास्ते में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। बट अगर कोई और मीडियम को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये एक तरह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने का काम करेगा, एंड हेंस फोर्स जो होगी उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली वो कम होगी। तो इतना पहले आपको माइंड में रखना है कि जो वैक्यूम के केस में फोर्स लग रहा है वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो किसी और मीडियम को इंट्रोड्यूस करने में लग रहा है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज़ है, इसको समझते हैं, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं। दिस इज एक्चुअली नथिंग बट जस्ट अ रेशियो। किन दो चीज़ों की रेशियो है ये? मटीरियल की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी। जस्ट इन दो नंबर्स की रेशियो है। सो देखो, मीडियम को जो भी उसकी परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन मीडियम, उसको आपने न्यूमरेटर में रखा, उसको डिवाइड करा बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, एंड जो भी डिवाइड करके आपके पास रेशियो आएगी दैट विल बी दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे के सिंबल से हम अक्सर डिनोट करते हैं। मोर ओवर, एक तो ये तरीका हो गया इसको एक्सप्रेस करने का इन टर्म्स ऑफ द परमिटिविटी। एक और तरीका है इसे एक्सप्रेस करने का फोर्सेस की फॉर्म में। तो देखो, अगर ये दो एक्सप्रेशंस जो मेरे हैं, अगर मैं इनको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एंड अगर हम लेट्स से डिवाइड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, तो क्या मिलेगा? सो लेट्स सी, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम। ठीक है, दोनों को इसी तरह से मैंने डिवाइड करा। तो ये पार्ट आएगा पहले, देखो 1/4π एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, नीचे होगा ये पार्ट 1/4π एप्सिलॉन मीडियम, एंड सिमिलरली दिस पार्ट विल डिवाइडेड बाय दिस पार्ट। बट ये तो बिल्कुल सेम है ना? जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल सेम होने की वजह से पूरा कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या चीज़ बनेगी, 1/4π एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4π एप्सिलॉन मीडियम, है ना? ये फ्लिप हो जाती है जो फ्रैक्शन है, तो 4π से 4π कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो यही चीज़ बन गई, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कहने का मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग तरीके हो गए, ऑब्टेन हो गए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने के। एक हो गया इन टर्म्स ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम्स, एंड एक हो गया इन टर्म्स ऑफ द फोर्सेस, जो दोनों अलग अलग केसेस में लग रही हैं। राइट, अब थोड़ी सी और बात करते हैं इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कि इसकी वैल्यू किस तरह की हो सकती है। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, बट एग्जैक्टली किस तरह की रहेगी, 1 से छोटी रहेगी या 1 से बड़ी रहेगी, इसको ज़रा गौर करते हैं यहाँ से। ठीक है, आइडिया लग जाएगा। बिकॉज इसको हमने एक्सप्रेस करा एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, एंड जैसा मैंने अभी समझाया आपको कि वैक्यूम के केस में रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से कह लो प्रोपेगेट करेगी एक तरह से, अगर सिंप्लीफाइड वे में हमें समझ के चलना हो तो। दो चार्जेस वैक्यूम में सबसे आसानी से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड हेंस उस केस में लगने वाला जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मीडियम की वजह से मीडियम कुछ ना कुछ रुकावट देगा,
उन चार्जेस के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड हेंस जो ये है ये कम रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। एंड जब भी आपको पता है न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, कोई नंबर लेके देख लो अगर कोई दिक्कत है, न्यूमिनेटर अगर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, कुछ इस तरह का ले लो, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ऑब्वियसली जो आपका आंसर है इट विल टर्न आउट टू बी ग्रेटर देन 1। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेस देन 1 सिर्फ तभी आपका आंसर आता है जब ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा हो जाए। जैसे मैं 8 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा फिर मेरा आंसर 0.8 होगा जो कि 1 से छोटा होगा, ठीक। बट बिकॉज हमने बोला कि न्यूमिनेटर यहाँ पे बड़ा है, डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा है, हेंस जो के है ये कैसा होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 1। एंड अगर स्पेसिफिकली मैं वैक्यूम के लिए ही बात करूं, फिर अगर मैं बोलूं वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होगा, तो देखो वैक्यूम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए आप क्या करोगे, एप्सिलॉन लोगे पहले तो उस मीडियम का। कौन से मीडियम का, मैं वैक्यूम का ही पूछ रहा हूं, तो यहां भी आप लिखोगे वैक्यूम का एप्सिलॉन जो कि एप्सिलॉन नॉट होता है, एंड उसको डिवाइड भी आप करोगे एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा आपने कंपेयर इसको वैक्यूम से ही करना है। जब न्यूमिनेटर भी सेम है डिनोमिनेटर भी सेम है तो ऑब्वियसली डिवाइड करके आपके पास 1 आएगा। तो माइंड में रखना है कि जो वैक्यूम है उस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमें ऐसे लिखना है इस चीज को कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 स्पेसिफिकली फॉर द वैक्यूम, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी और मीडियम हो इट विल बी ग्रेटर देन 1। इस चीज को और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक टेबल को इंसर्ट कर रखा है। यहाँ पे अलग अलग मीडियम्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है। ऑलरेडी जैसे हमने देखा कि वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अगर मैं इसको 1 भी मान लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट से 1 है। बट और कुछ इस तरह के मीडियम्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनका आप देख रहे हो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी डिफरेंट है। ग्लास का 5 to 10, नाइलॉन का 3 पॉइंट समथिंग, रबड़ का 2 से 3 के बीच में, वाटर का 80 के आसपास। वही चीज़ यहाँ पे आपने गौर करनी है जो हमने यहाँ पे बोला कि जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, जो कि ये वैल्यूज सजेस्ट कर रही हैं। अच्छा, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि वाटर का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों फोर्सेस की रेशियो 80 है। इन दोनों फोर्सेस की रेशियो 80 होने का मतलब, एक बार मैं ऐसा करूं साइड पे यहाँ पे लिखता हूं कि जो एफ वैक्यूम है अपॉन एफ मीडियम है वाटर के केस में दैट इज 80। एफ मीडियम को मैं इधर ले आता हूं मल्टीप्लाई में कुछ इस तरह से। अब ये इक्वेशन क्या बताना चाह रही है कि वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था वो 80 टाइम्स ज़्यादा था एज कंपेयर टू वो फोर्स जो मीडियम को इंट्रोड्यूस करने के बाद लग रहा है। तो कहने का मतलब जैसे ही मैंने दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम को चेंज करके वाटर को इंसर्ट कर दिया तो जो फोर्स थी दोनों के बीच में लगने वाली वो 80 टाइम्स रिड्यूस हो गई, 80 टाइम्स वीक हो गई। दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको यही बता रहा है कि कितने टाइम्स फोर्स वीक हो जाएगी अगर मैं उस पर्टिकुलर मीडियम को इंसर्ट कर दूंगा तो। सही है, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से बड़ा है। अगर 1 से छोटा होगा तो कुछ उल्टा ही मीनिंग निकल गया। फिर तो ऐसा है कि आपने मीडियम को इंसर्ट करा और जो फोर्स है वो वैक्यूम के मुकाबले भी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, विच इज़ नॉट काइंड ऑफ पॉसिबल। हेंस जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको इस तरह से किसी मीडियम का देखने को मिलेगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट। अच्छा, कूलम्स लॉ को ऑल्टरनेटिवली एक और तरीके से कभी कभार लिखा जाता है स्पेसिफिकली कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो उससे पहले जो ऑलरेडी एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं उनको लिखता हूँ मैं। एफ वैक्यूम के केस में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देन यू हैव स्टडीड दैट एफ मीडियम के केस में, किसी और मीडियम के केस में बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन उस मीडियम का मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। एंड रिसेंटली एक और चीज़ आपने पढ़ी कि एप्सिलॉन मीडियम का जो होता है अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ एप्सिलॉन नॉट के साथ तो आ जाता है मेरे पास उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट क्लियरली मीन्स अगर मैं एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई के। एंड ये एक्सप्रेशन बहुत काम का है बिकॉज इसको यहाँ पे अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मेरे पास एफ मीडियम जो है क्या बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो देखो थोड़ा सा और ऑल्टरनेटिव
तरीके से यहाँ पे हमने कूलम्स लॉ को एक्सप्रेस करा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कूलम्स लॉ के साथ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को, स्टार्टिंग विद अ फ्यू बेसिक वंस फर्स्ट। टू चार्जेस 1 माइक्रोकूलम्ब एंड प्लस 2 माइक्रोकूलम्ब, दे आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। तो डायरेक्टली पहली चीज जो आपको देखनी है कि सारी जो क्वांटिटीज हैं क्या वो ऐसे यूनिट्स में गिवन है। चार्ज के ऐसे यूनिट होते हैं कूलम्ब, बट ये हमें माइक्रो कूलम्ब में गिवन है। एक माइक्रो कूलम्ब जो होता है वो 10⁻⁻⁶ कूलम्ब का होता है। दैट मीन्स कन्वर्जन करनी पड़ेगी इस चार्ज की और इस चार्ज की भी। सिमिलरली जो डिस्टेंस होता है उसके यूनिट्स होते हैं मीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.1 मीटर। ठीक है, तो इन कन्वर्जन्स को ध्यान में रखते हुए अब हम प्रोसीड करते हैं राइटिंग द कूलम्स लॉ फर्स्ट। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हालांकि हमें वैक्यूम नहीं गिवन है, हमें एयर गिवन है, बट जैसा हमने वैल्यूज देखी थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, एयर की वैल्यू, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज वेरी क्लोज टू द देन दैट ऑफ द वैक्यूम। ठीक है, इसलिए मैं इसको एप्सिलॉन नॉट ही यहाँ पे लिख के चलने वाला हूँ। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता कि हम वैक्यूम ले रहे हैं या फिर एयर को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। सो दिस इज द कूलम्स लॉ। वैल्यूज को पुट करते हैं। F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू रहती है। ओके, मल्टीप्लाइड बाई Q1, पहला जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का था तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶ कूलम, एंड ये 2 माइक्रोकूलम का है तो ये हो जाएगा, अच्छा यूनिट्स को यहाँ नहीं लगाते हैं, सीधा फोर्स के यूनिट्स न्यूटन लिख देंगे लास्ट में। 2 माइक्रोकूलम ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ कूलम। सही है, डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू आर का स्क्वायर जो है 0.1 मीटर। सो 0.1 का स्क्वायर। इन कन्वर्जन्स को ध्यान में रखना है, अगर नहीं करोगे कन्वर्ट, डायरेक्टली वैल्यूज रख दोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर गलत आने वाला है। ठीक है, अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वो विल गेट 18, एंड बाकी 10 की पावर देखो कितनी बनेगी, यहाँ है 9 फिर -6 तो 9 - 12 है तो -3, 10 की पावर -3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का मतलब क्या है, 1/10 है, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1/100 आएगा। और रेसिप्रोकल होके जो ये 100 है, बेसिकली मैं ऐसे लिख दूँ ना, पहले 1/100 था, अब जो 100 आई ऊपर आ जाने वाला है यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2। सही है, फ्रैक्शन हट चुकी है, अब सिंपल हमारे पास इस तरह का कुछ मिल रहा है। सो दैट विल बी इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻, कितना, -1 न्यूटन। 10⁻⁻1 न्यूटन का क्या मतलब है, 1/10, तो 18/10 दैट मीन्स 1.8 न्यूटन। दिस इज द आंसर। इतनी फोर्स लग रही होगी उन दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, एंड बाय द वे जो ये फोर्स लास्ट में आती है इसका जो साइन है, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, तो ये हमें ये बताता है कि जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो कैसी है, रिपल्सिव है। उसका नेचर यहां से पता लग जाता है हमें। ठीक है, दैट इज रिपल्सिव इन नेचर। ऑब्वियसली अगर दो चार्जेस पॉजिटिव होंगे फोर्स हमारी पॉजिटिव आएगी, बिकॉज ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। सिमिलरली अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव होते तो दो नेगेटिव नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करता तब भी हमारा आंसर क्या आता, पॉजिटिव आता। दैट मीन्स रिपल्शन होती। ठीक है, सो जस्ट इतनी सी बात है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दो चार्जेस हैं, जब वो आर डिस्टेंस अवे हैं एक दूसरे से तब उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है दैट इज कैपिटल एफ। बट अगर मैं डिस्टेंस को 2r कर दूंगा तो फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, दैट मीन्स जो मीडियम है हमने उसको चेंज नहीं करा। ठीक है, बट क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन नहीं है कि मीडियम है कौन सा, तो हम जनरलाइज्ड फॉर्मूला ही लिखते हैं फॉर एनी मीडियम, एफ मीडियम दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये ओरिजिनल फोर्स है हमारा जो पहले लग रहा था जब डिस्टेंस कितना था, स्मॉल आर था। अब बोला कितना फोर्स हो जाएगा जब मैं डिस्टेंस को 2r कर दूंगा, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एफ मीडियम भी वही है, जस्ट आई कॉल इट एफ डैश, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन, अब आर का स्क्वायर नहीं है, अब क्या है 2
आर का स्क्वायर इस तरह से, ठीक है, 2r होल का स्क्वायर है। दैट मीन्स ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4r स्क्वायर। अब अगर आप कंपेयर करोगे इस रिलेशन को इस रिलेशनशिप से, तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ इस 1/4 का डिफरेंस है। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना अगर चाहूँ तो, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। जस्ट इस 4 को आगे लिखा, बाकी सारा जितना पार्ट था उसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लिया। बिकॉज अब आप जब गौर करोगे एफ डैश जो है हमारा, दैट इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाई ये पूरी ब्रैकेट जो है दैट इज एग्जैक्टली सेम, सही है। दैट मीन्स इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिखूंगा, एफ मीडियम। सो आई राइट एफ मीडियम। सो ये हमें पता लगा कि जो नया वाला फोर्स है वो पहले फोर्स के मुकाबले 1/4 टाइम हो जाने वाला है, दैट मीन्स वीक हो जाने वाला है। एंड ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि जब मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, चार्जेस दूर हो जाएंगे तो उनकी इंटरेक्शन कम हो जाएगी एंड हेंस जो फोर्स है वो वीक हो जाती है, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में होगा, फिर इतना झंझट हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट क्या करना होता है कि अगर डिस्टेंस को मैंने डबल करा, तो हमें पता है कि जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो जस्ट इस 2 का स्क्वायर कर देना है 4, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगी। सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में बोला होता कि जो डिस्टेंस है हमने क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, तो जो फोर्स है वो 1/9 टाइम्स क्या हो जाती, वीक हो जाती। उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमने हाफ कर दिया। अगर मैं डिस्टेंस को हाफ करूंगा तो देखो स्क्वायर जब आप करोगे तो 4 आएगा। अब पास में ला रहे हो आप पार्टिकल्स, डिस्टेंस को हाफ करा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, दैट मीन्स 4 टाइम्स बढ़ जाने वाली है। अगर मैं डिस्टेंस को कितना कर देता हूँ, पहले के मुकाबले 1/3 टाइम्स कर देता हूँ, डिस्टेंस को 1/3 टाइम्स कर दिया, दैट मीन्स बहुत पास में ले आया चार्जेस को। अब जो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है वो 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो एमसीक्यू में तो बहुत हम जल्दी से इनका आंसर दे सकते हैं, बट अगर सॉल्व करने के लिए आएगा तो इस तरह से हमें प्रोसीड करके रिलेशनशिप की फॉर्म में बना के एक्सप्रेस करना पड़ेगा। चलो अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, +2 माइक्रोकूलम का और +8 माइक्रोकूलम का, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। इन एयर नहीं, जस्ट इसको कर लो इन एयर। डिटर्मिन द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इन द एयर एंड द फोर्स एक्सर्टेड व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मीडियम जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है। दो अलग अलग मीडियम्स दे दिया ना, एक तो दे दिया एयर, एक वाले का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्सेज हैं उनकी रेशियो कैलकुलेट आपको करनी है, अज्यूमिंग कि उनका जो डिस्टेंस है, जो उनका सेपरेशन है, उसको बिल्कुल हमने नहीं छेड़ा, उतना ही है। सो ऐसे क्वेश्चंस में ये नहीं है कि पहले आप सोचोगे कि सबसे पहले हम ऐसा करते हैं फोर्स कैलकुलेट करते हैं पहले वाली एयर वाली, फिर आप फोर्स कैलकुलेट करने बैठो दूसरी वाली जो एस मीडियम वाली है ना, फिर जाके आप दोनों की रेशियो को निकालो, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाने वाला है। देखो क्योंकि जो हमारा वैक्यूम के केस में फोर्स होगा, फॉर्मूला लिख देते हैं ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर है। और सेम चीज जब दूसरा हमने मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया तो फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, है ना। तो याद करो जब हमने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पढ़ा था तब भी मैंने इन दोनों की रेशियो निकाल के आपको कुछ बोला था कि जो दोनों फोर्सेस की रेशियो होती है, एफ वैक्यूम होता है और जो एफ मीडियम होता है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करते हो तो काफ़ी कुछ तो कट जाता है जो कॉमन पार्ट है, और डिवाइड करके सिर्फ क्या बचता है, के बचता है। रिमेंबर ये एक्सप्रेशन बहुत काम का है, डायरेक्टली बेसिकली यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन को ही हम यूज करने वाले हैं जो हमारे काम की चीज। अब क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है k इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड दैट्स आंसर, क्योंकि हमें रेशियो पूछी है दोनों की, है ना। सो लास्ट में हम किस तरह से लिखेंगे कि जो एफ वैक्यूम है एंड एफ मीडियम है, उन दोनों की जो रेशियो है दैट इज 5:1, दैट्स आंसर। ठीक है, सो सिंपल। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये है कि हाँ इसको आपको प्रोसीड किस तरह से करना है, एक्सप्रेशन यूज कौन सा करना है। अगर इसको डायरेक्टली यूज करके पूरी वैल्यू निकालने बैठोगे फिर तो ऑब्वियसली आपका जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा लेंथी जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन विच सेज कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं एंड उनमें से एक चार्ज के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स, नेट फोर्स आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो
उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा कि बाकी जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से उस चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम लेना पड़ेगा। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप इस Q1 चार्ज के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स फाइंड करोगे, फिर Q3 की वजह से Q1 के ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड करोगे, फिर उनका वेक्टर सम करोगे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो जैसा कि मान लेते हैं कि जो Q2 चार्ज है उसकी वजह से लगने वाला फोर्स जो है Q1 के ऊपर, उसको हमने बोला F12, वही नोटेशन है जो पहले भी हमने लिखी। फर्स्ट चार्ज फोर्स फील कर रहा है बिकॉज ऑफ द सेकेंड चार्ज, है ना। एंड सिमिलरली थर्ड चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही होगी फर्स्ट के ऊपर, उसको मैं कैसे लिखूंगा, F13 वेक्टर। तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेता हूं तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल कितनी फोर्स लग रही है इस Q1 चार्ज के ऊपर बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ दिस दीज चार्जेस। ठीक है, अब देखो डायग्रामेटिकली पहले तो समझते हैं, इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा दिखा रखा है आपके पास तीन चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है। इनके पोजीशन वेक्टर्स को लिख लेते हैं। फर्स्ट चार्ज का रहेगा R1 वेक्टर, सेकंड का रहेगा R2 वेक्टर, एंड सिमिलरली थर्ड चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R3 वेक्टर। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं एंड इस वेक्टर का नेम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि इसको किस तरह से नेम करना है। क्या मैं इसको R12 वेक्टर बोलूँगा या इसको R21 वेक्टर बोलूँगा। तो ऐसा करते हैं ना, फिलहाल इसको R डैश वेक्टर बोलते हैं एंड इस ट्राइंगल में यूज करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को। ठीक है, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर मैं यूज करता हूं तो देखो क्या सिनेरियो यहां पे बन रहा है। R2 वेक्टर प्लस जो ये R डैश वेक्टर है दैट इज बीइंग इक्वल टू R1 वेक्टर। इट क्लियरली मीन्स जो R डैश वेक्टर है ये वाला हमारा, ये क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है एंड हेंस इन्हीं इंडिसेस के हिसाब से, इन्हीं नोटेशंस के हिसाब से इसका नेम क्या पड़ेगा, R12 वेक्टर, बिकॉज 1 पहले है 2 बाद में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें पता लग गया कि इसको क्या बोलना है, R12 वेक्टर। सिमिलरली जो नीचे भी एक ट्रायंगल बनेगा उसमें भी मैं यूज करता हूं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको ज्वाइन करा ऐसे। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करता हूँ एंड अब इसको एक बार मान के चलते हैं R डैश, तो देखो क्या बनेगा आपका, R3 वेक्टर प्लस R डैश वेक्टर दैट इज इक्वल टू द R1 वेक्टर। दैट मीन्स यहाँ पे R डैश वेक्टर की जो वैल्यू है दैट इज बीइंग इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, दैट मीन्स R13 वेक्टर। तो इसको R13 वेक्टर बोलेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसानी से इनके नाम को हम लिख सकते हैं कि प्रॉपर नोटेशन क्या बनेगी इनकी। अब हम ड्रॉ करते हैं फोर्स के वेक्टर्स को। अब जो Q1 चार्ज है इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है ये एक्चुअल में दो अलग अलग चार्जेस की वजह से लग रहा होगा, है ना। तो देखो जो Q2 चार्ज है ये जो फोर्स अप्लाई करेगा Q1 के ऊपर दैट विल बी अलोंग दिस लाइन इटसेल्फ। तो मान लेते हैं जैसे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है ना। अब ये जो डायरेक्शन है ये फर्स्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स है बिकॉज ऑफ द सेकंड चार्ज, तो इसको नेम भी दे सकते हैं F12 वेक्टर। सिमिलरली फर्स्ट चार्ज के ऊपर थर्ड चार्ज की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा, तो इसको कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज F13 वेक्टर। एंड अब मुझे रिजल्टेंट निकालना हो इन दोनों वेक्टर्स की वजह से लगने वाली जो नेट फोर्स है, राइट, उसको फाइंड करना हो तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम यूज करेंगे यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जैसा ये वेक्टर है इसी के पैरेलल इसी की लेंथ का एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करो एंड सिमिलरली जो ये वाला वेक्टर है उतनी ही लेंथ का इसके पैरेलल यहाँ पे हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया सो दैट हमारे पास एक पैरेललोग्राम ऑब्टेन हो गया। एंड यहाँ पे इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है that gives us the direction of the resultant vector. That means जो F net वेक्टर रहेगा वो इस येलो वेक्टर के अलोंग रहेगा। ठीक है, अब हम डेरिवेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो जैसा हमने बोला था कि जो F net रहेगा वो सम रहेगा F12 वेक्टर का और F13 वेक्टर का।
दैट मीन्स एफ नेट वेक्टर विल बी इक्वल टू, कूलम्स लॉ की हेल्प से इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ही रख लेते हैं, बिकॉज वो इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, है ना। अब इसमें वैल्यूज कैसी आएंगी, देखो Q1 Q2 अपॉन इन दोनों की जो सेपरेशन है, दैट मीन्स R12 का स्क्वायर और साथ में डायरेक्शन R12 कैप, ठीक है। एंड फॉर दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी आएगा, वो हमने कॉमन ही ले लिया। एंड साथ में आएगा, अब यहाँ पे चार्जेस कौन से हैं, फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ लिखेंगे Q1 Q3 अपॉन R13 इस चीज़ का स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए R13 का यूनिट वेक्टर R13 कैप। तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप हमारे पास बन रहा है। अब जो ये रिलेशनशिप अभी हमने बनाया, इसमें हमने कंसिडर करा है कि एक चार्ज टेस्ट चार्ज है और उसके ऊपर दो और चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। बट फोर्स लगाने वाले चार्जेस और भी ज़्यादा हो सकते हैं, काउंटिंग में 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो इसको जनरलाइज करना पड़ेगा फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। तो देखो एफ नेट वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान के चलते हैं कि एक और चार्ज यहाँ पे होता है, एक एडिशनल टर्म एक और होती है ना। अगर यहाँ पे एक और चार्ज होता जो इस Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा होता, तो क्या बनता, ऑब्वियसली पहली दोनों टर्म्स वही आती, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। फिर आप करते Q1 Q3, बाय द वे सॉरी यूनिट वेक्टर भी है R12 कैप, यहाँ लिखते Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर साथ में R13 कैप। फिर अगली टर्म आती Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर साथ में R14 कैप, इस तरह से। एंड वही अगर हम जनरलाइज कर दें, nth टर्म भी अगर साथ में आ जाए, तो वहाँ पे क्या आएगा, Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर एंड साथ में R1n इसका यूनिट वेक्टर, सही है। बट क्या है कि n चार्जेस के लिए अगर इस तरह से मुझे लिखना पड़े तो फिर भी ये बहुत लेंथी एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। देखो एफ नेट वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया है, कॉमन है। यहाँ पे हमने एक ही बार में इसको लिख लिया। क्या कुछ और है जो कॉमन हो, आप देख रहे हो Q1 जो है वो सभी में आएगा, तो इस चार्ज को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो Q1 को मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे अब गौर से इस चीज को देखना पड़ेगा आपको। देखो Q2 है, फिर यहाँ है Q3 Q4 सोन Qn। तो क्या मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिख के ऐसे लिख दूं Qi, जहां पे जो i है ये 2 से स्टार्ट हुआ और फिर बढ़ता बढ़ता 3 फिर 4 करते करते बिल्कुल n तक जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ही लिख सकता हूँ कि समेशन जो है इसमें जो i है ये 2 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है, हमने सम करना है। समेशन का मतलब है ना सभी टर्म्स को ऐड करना है i को वेरी करते करते करते। साथ में डिनोमिनेटर में भी गौर करो, अपॉन r इंडिसेस में पहला जो नंबर है वो तो 1 ही है और जो दूसरा नंबर है वो i हो जाने वाला है। तो नीचे क्या आ जाएगा, R1 i का स्क्वायर। आई होप इस चीज को आपको थोड़ा सा समझ इसके बारे में लगा होगा। यही चीज है, थोड़ा सा समझने वाला पार्ट जो है, इसको जनरलाइज किस तरह से करना है। सिमिलरली देखो डायरेक्शन में भी क्या है, जो हमने नीचे लिखा उसी का यूनिट वेक्टर यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे R1i लिख रहा हूं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, R1i का यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन बन जाता है फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। दिस वन इज वेरी गुड न्यूमेरिकल। 3 चार्जेस हैं आपके पास, Q1 +2 माइक्रोकूलम, सेकंड है -4 माइक्रोकूलम, थर्ड है फिर से +2 माइक्रोकूलम, और उनको इस तरह से अरेंज कर रखा है शोन इन द फिगर। 10-10 सेंटीमीटर्स का ये गैप है और मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज 2, सो वैक्यूम नहीं है ये। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोला गया, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द मिडल चार्ज। तो देखो मिडल चार्ज ये है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसकी वजह से भी होगा और थर्ड चार्ज की वजह से भी होगा। सो जो एफ नेट है इसको मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज एफ सेकेंड चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स फर्स्ट की वजह से प्लस सेकेंड के ऊपर लगने वाला फोर्स थर्ड चार्ज की वजह से, सही। नाउ एफ नेट वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू
अच्छा, पहले इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा उसको बाहर निकाल लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई के, बिकॉज यहाँ पे मीडियम कोई और है, ठीक है। और यहाँ पे Q2, अच्छा देखो Q2 भी बिकॉज यहाँ पे कॉमन आएगा, उसको भी मैं यहाँ पे बाहर कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ बचेगा सिर्फ Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर, साथ में R21 का यूनिट वेक्टर, एंड इसमें आएगा Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर और R23 का ही यूनिट वेक्टर, ठीक। दैट मीन्स F नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाइड बाय, अब एक चीज पे गौर करते हैं हम, Q1 और Q3 जो चार्जेस हैं ये वाले, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपको बिल्कुल सेम गिवन है ना, दोनों ही +2 माइक्रोकूलम के हैं। एंड मोर ओवर जो डिनोमिनेटर में डिस्टेंस है R21 ये होगा और R23 ये होगा, इनका मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम है, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये है ना। व्हाट अबाउट दीज, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा दोनों यूनिट वेक्टर्स का, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होने वाली है। देखो इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसको गौर से देखते हैं, और यही बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और समझने वाला यही पार्ट है, बाकी तो बहुत आसान है न्यूमेरिकल, अगर मैं इस छोटे से पार्ट को छोड़ दूँ तो। R21 वेक्टर की डायरेक्शन किस तरह की होने वाली है इस यूनिट वेक्टर की, तो पहले हम बात करते हैं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है सेकंड चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स फर्स्ट की वजह से, है ना। अब देखो ये दोनों चार्जेस का नेचर कैसा है, अनलाइक चार्जेस है, तो सेकंड चार्ज फर्स्ट की वजह से इस डायरेक्शन में एक अट्रैक्शन फील करेगा। सो जो व्हाइट कलर में मैंने शो करा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F21 वेक्टर, एंड वही डायरेक्शन किसकी होगी, R21 वेक्टर की, ठीक है। तो R21 वेक्टर कह सकते हो इस तरह से, एक छोटा सा यूनिट वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, जो कि पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड यू कैन क्लियरली सी, थोड़ी सी रीजनिंग लगा के, कि जो R23 वेक्टर है ये पॉइंट कर रहा होगा टुवर्ड्स राइट, बिकॉज थर्ड वाला चार्ज इसको इस तरफ खींचेगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा करूं, R23 कैप को लिख दूं माइनस ऑफ R21 वेक्टर, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 होने वाला है, दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं, जस्ट डिफरेंस है तो दोनों की डायरेक्शन का डिफरेंस है, ठीक है। तो इतना काम मैं यहाँ पे करके चल रहा हूँ, Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा R21 का कैप, और यहाँ पे क्या आया Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर, एंड साथ में माइनस ऑफ R21 का कैप, ये माइनस है यहाँ कर देते हैं इस तरह से। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं एफ नेट वेक्टर कितना आता है। एफ नेट वेक्टर विल बी इक्वल टू, देखो जो Q2 है दैट इज -4 माइक्रोकूलम, सो -4 इंटू 10⁻⁻⁻6, फिर साथ में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, एंड नीचे डिनोमिनेटर में के भी है जो कि है हमारा 2, तो यहाँ लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय अंदर Q1 जो है ये कितना है, दैट इज 2 माइक्रोकूलम, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, डिवाइडेड बाई R21 जो सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर्स की, दैट मीन्स 0.1 मीटर की, या फिर इसको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं ना, 1/10 मीटर डिवाइडेड बाई 1/10 का स्क्वायर, सही है। R21 कैप इसको हम कॉमन ही ले लेते हैं, दोनों में ही आ रहा है बिकॉज ये तो ओके, माइनस Q3 कितना है वो भी देखो कितना है, 2 माइक्रोकूलम का, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस R23 का वो भी 10 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स यहाँ भी 1/10 का स्क्वायर आ जाने वाला है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आप देख रहे हो यहाँ पे ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट एग्जैक्टली सेम है, और जब आप माइनस करोगे तो ये पूरा ब्रैकेट जो है ये 0 हो जाने वाला है, एंड हेंस जो एफ नेट वेक्टर है वो कितना निकल के आने वाला है, 0 न्यूटन्स का निकल के आने वाला है। नेक्स्ट वन इज, दो इक्वल चार्जेस हैं जिनको आपने प्लेस करा एट डिस्टेंस r इन द एयर, दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, इक्वल चार्जेस हैं, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। सही है, मेक सेंस। देन हमने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, बट साथ में सेपरेशन को भी एडजस्ट करा सो दैट द फोर्स रिमेन्स द सेम। तो इस बार क्या है, मुझे एफ एफ डैश वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, इसी के साथ इक्वल टू लगा के हम दूसरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं डायलेक्ट्रिक वाला। तो उसके लिए जो फोर्स रहेगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाइड बाई क्यू का स्क्वायर। चार्जेस को तो बिल्कुल नहीं छेड़ा, वैसे के वैसे हैं, जस्ट डिफरेंस आया उनकी सेपरेशन में। सो लेट्स कॉल न्यू सेपरेशन आर डैश। ठीक है, एफ भी किसी काम का नहीं है, जस्ट इस एक्सप्रेशन से हमारा काम यहाँ पे होने वाला है। अब जो कॉमन पार्ट है वो कैंसल आउट होने वाला है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पार्ट कट जाएगा, क्यू स्क्वायर के साथ क्यू स्क्वायर कटेगा, क्या बचा 1/r का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/k टाइम्स r डैश का स्क्वायर। फर्दर हमने क्या करा, रेसिप्रोकल कर दिया, तो आर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आ जाती है k टाइम्स r डैश स्क्वायर। के को यहाँ लिख लेते हैं डिवाइड में, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी r डैश के स्क्वायर की। हमें क्या चाहिए, न्यू सेपरेशन, सो r डैश चाहिए। दैट मीन्स फाइनली एक्सप्रेशन में हमारा जो r डैश है वो बन जाएगा r अपॉन इस k का स्क्वायर रूट। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, r अपॉन स्क्वायर रूट के।